तो जब भी हमें डिस्कशन करना होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर, तो हमारी डिस्कशन में ये एक मुख्य बात होगी और हम देखेंगे कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जो आवश्यक हो सकती हैं या एग्जामिनेशन के बेसिस से वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मित्रों, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 61, द इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ओके, अब हो सकती की आर्टिकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले क्या था? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। तो ध्यान रखना क्या हटा दिया गया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर इस यूपीपीसीएस स्पेशल प्रोग्राम विजय पथ सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के साथ स्वागत। ओके, तो हमने जो लास्ट 2 सीरीज देखी थी, पहले और लास्ट जो हमारे सेशंस थे, वो सेशंस थे एक परिचय, इंट्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, और फीचर्स, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी बातें उसमें हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हम लोग आगे चल रहे हैं और अपनी बातचीत करेंगे आज प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर। तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है और आप के लिए कुछ काम आ जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। तो हमने जैसा कि पहले भी बताया, एक विजय पथ सीरीज हम लोगों ने शुरू की है दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर। यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए उनकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और बेहतर हो पाए, इसको हम एक लक्ष्य बनाते हुए आपके जो परीक्षा है उसमें हम किसी प्रकार से सहयोग कर पाए, इस संदर्भ में हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू की है, विजय पथ सीरीज। ठीक है, जिसमें 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में, जो कि फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू हम आपको एक क्विक रिकैप, रिवीजन टाइप का कराएंगे, जिसमें फाउंडेशन सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। फेज 2 में हम एक कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराएंगे, ठीक है, एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले। और फेज 3 में लगभग 1 आध महीने पहले एग्जाम के हम एक लाइव मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें सारी सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट्स आपके सामने होंगे और अपने सब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सेशन में देंगे, जिससे कि आपका प्री एग्जामिनेशन बहुत बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की सीरीज में हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करेंगे। ठीक, तो उसकी बात करने से पहले एक छोटी सी सूचना, जरूरी सूचना आपको दे पाए। यूपी पीसीएस का एक फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स पर मेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, दृष्टि पीसीएस के प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड हमारे प्रयागराज शाखा और लखनऊ शाखा पर उपलब्ध है। ठीक है, ऑनलाइन मोड क्लासरूम से लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, लाइव आप कभी भी इसकी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता दूं। कुल 600 घंटों की कक्षाएं होंगी आपकी, 600 आवर्स की क्लासेस होंगी, एंड इन दिस 600 आवर्स क्लास वी विल बी कवरिंग entirety regarding each and every aspect of UP PCS, from GS paper 1 to GS paper 6 in mains and CSAT plus GS paper in prelims. A very comprehensive program, offline, online, both modes are available, and in both languages, Hindi and English. You can, as per your convenience, can join any of the batches. उसमें कोर्स शुरू होने से 3 साल की वैधता होगी इस कार्यक्रम की, और इसमें आपको लाभ मिलेगा कि 2 वर्षों तक आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को निःशुल्क एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, उनको हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग एक रिकैप सा कर लें प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर, तब बातचीत करेंगे। सो मित्रों, आप जानते होंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक, संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र में
डी ज्योर नाम मात्र और डी फैक्टो वास्तविक हेड्स होते हैं। ठीक, डी ज्योर हेड at central government, it is the union government, the government of India, it is the president। ठीक, और अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट में ये है गवर्नर। ठीक है, डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड की बात करें यानी रियल हेड, रियल हेड वन हु हेड्स द गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख। ठीक, तो अगर हम बात करें केंद्र सरकार की यानी यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की बात करें, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, और उनके साथ मंत्री यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। बट सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज हेड, तो हम रियल हेड किसको मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और यही व्यवस्था राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की होती है या मुख्यमंत्री के लिए होती है। ठीक है, so when we are living in a democracy which has adopted parliamentary form, is parliamentary democracy, तो संसदीय लोकतंत्र में यह निश्चित है कि दो प्रमुख होंगे। एक प्रमुख होंगे जो होंगे नाम मात्र, संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख। ठीक है, टाइटलर हेड, डीजीओर हेड, फॉर्मल हेड, ऑफिशियल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ओके, अ डीजीओर हेड, द प्रेसिडेंट and the governor at the state level. So the president and governor, they are the head of state, okay, but they cannot be the head of a government. तो राज्य के प्रमुख हैं, सरकार के प्रमुख नहीं हैं। सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं, जबकि राज्य के प्रमुख भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्य के स्तर पर यह भूमिका राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो जब भी हमें डिस्कशन करना होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर, तो हमारे डिस्कशन में ये एक मुख्य बात होगी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस अनुच्छेद में संसदीय लोकतंत्र केंद्र और किस अनुच्छेद में राज्य में यह संविधान में दिया गया है। तो संविधान में ऐसा कुछ संसदीय लोकतंत्र जैसा शब्द नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं या जान सकते हैं कि ऐसा आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 या सी में दिया हुआ है, और यही संसदीय लोकतंत्र का मुख्य आधार है केंद्र के स्तर पर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम राज्य की बात करें स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए यही बात आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2 में दिया गया है। ठीक, तो ये दोनों अनुच्छेद हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है इनफैक्ट। ठीक है, अब इसी क्रम में हम अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आवश्यक हो सकती हैं या एग्जामिनेशन के बेसिस से वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज है जो एक एट अ ग्लांस आपको सारी चीजें बता देगा। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर हम अगर तुलना कर लें, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ चूजन है तो ये गवर्नर के संदर्भ में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी ऑल नो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल नंबर 54 में। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? इलेक्टेड, ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड इसमें नहीं हो सकते। इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज। ठीक है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। इलेक्शन में कौन लोग होते हैं? अनुच्छेद 54 में इसकी व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, तो 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के, टोटल मिला के हो गए आपके 788। ठीक, ये लोग रहेंगे। ठीक, सॉरी 776।
वो तो 245 जोड़ेंगे तो 776 ये टोटल है संसद सदस्य। और पूरे भारत में अगर हम सभी को मिला लें तो 4120 यह है विधायकों की संख्या। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया ये 776 प्लस 4120। तो एग्जैक्ट नंबर क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की, वो है 4896। इसमें दिल्ली पुडुचेरी प्लस विधानसभा युक्त जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है तीनों, इनको भी शामिल किया गया। ठीक है। अब गवर्नर क्या होता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम में ये सब आ चुका है कि अपॉइंटमेंट के कौन से आर्टिकल में है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है 155। हालांकि अगले स्लाइड्स में ये आर्टिकल के साथ चीजों को बताया गया। ठीक। टर्म कितना होता है, टर्म के लिए अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की बात करी गई है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तिथि से, यानी जिस दिन वो शपथ लेते हैं। So on the date which the president takes oath and enters in his office, that day will be the first day, and from that day to the 5 year, तो 5 वर्षों तक रहता है। ठीक है। यद्यपि कि अगर वो प्रोवाइडेड दैट कि मीन्स वो इस्तीफा ना दे दे, उनकी मृत्यु ना हो जाए या उनको हटा ना दिया जाए अनुच्छेद 61 इम्पीचमेंट प्रक्रिया के तहत, महाभियोग के तहत। गवर्नर का क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहां पर दिया गया है अनुच्छेद 156 में। ठीक है। अब खाली ये यही नहीं है, ऐसी कोई भी पद जैसे गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, एडवोकेट जनरल हो गया, ऐसा कोई भी पद है, और मंत्रियों के भी, केंद्र और राज्य दोनों पर भी, ऐसा कोई भी पद जहां आ जाए ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वहां पे 2-3 चीजें हमें जान लेनी चाहिए। पहला, उस पद की कोई भी निश्चित सीमा नहीं है कार्यकाल की। दूसरा, अगर निश्चित सीमा कार्यकाल की नहीं है तो एक बात और साफ हो गई कि संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए इन पदों पर जो व्यक्ति हैं उनको हटाया जा सके। मीन्स देयर इज नो ग्राउंड गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन on the basis of which the person holding these posts can be removed. Okay. और थर्ड, राष्ट्रपति और राज्यपाल एक बार में अपने पद पर कितने दिन तक रहते हैं 5 साल। तो इनका प्रसाद भी कितना होगा, इनका इच्छा भी कितना होगा, एक बार में 5 साल। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है अधिकतम 5 वर्ष। दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल दोबारा हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। तीसरा, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है जो प्रसाद पर्यंत वाले पद होते हैं। और चौथा, चूंकि कार्यकाल निश्चित इसीलिए नहीं है क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसका पालन करते हुए इनको हटाया जाए। ठीक है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आप जान लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एज कितना है मिनिमम, यहाँ भी 35 ईयर्स है, यहाँ भी 35 ईयर्स है। इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको ओथ आर्टिकल 60 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ओथ कौन दिलाता है, द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। इम्पीचमेंट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मित्रों, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 61, द इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ओके। अब हो सकता है आपसे पूछा जाए इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है। क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। इम्पीचमेंट कहां से लिया गया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है। अब रिमूव इधर क्या होता है, प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा पर्यंत है, तो प्रेसिडेंट साहब कभी भी राज्यपाल को रिमूव कर सकते हैं। पार्डन पावर, ये अनुच्छेद याद रखना है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मित्रों आर्टिकल 161 में दी गई। ठीक है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां लगभग एक जैसी हैं, परंतु कुछ अपवाद हैं इसमें। ठीक है। राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, मीन्स द गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी, बट द प्रेसिडेंट कैन। Second, the governor cannot pardon a sentence given by military court, okay, court martial, but the president can because he is head of Indian military. ये दोनों अपवाद हैं, बाकी अन्य चीजों में लगभग दोनों के जो शक्तियां हैं
क्षमादान की, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान रखना होगा, बहुत बड़ी एक मिथ या गलतफहमी हो सकती है, होती है हमें, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये काम स्वयं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। In Constitution, it is very categorically written under Article 74, okay, and under Article 163, okay. Under Article 74, the President shall exercise all his powers only on the recommendation of the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. And the same applies at the state level as well. But गवर्नर को कुछ मामलों में संवैधानिक स्वविवेक प्रदान किया गया है. Constitutional discretion has been given to the governor to some extent, which is not there for the president. Okay, so president cannot use any constitutional discretion. Why? Because he don't have. He has only some situational discretion. परिस्थिति जन्य स्वविवेक है. गवर्नर के पास परिस्थिति जन्य स्वविवेक है, लेकिन साथ ही साथ संवैधानिक स्वविवेक भी है. ठीक है. संवैधानिक स्वविवेक क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि गवर्नर को खाली एक काम नहीं दिया गया है. गवर्नर राज्य में दो भूमिका में होते हैं. पहली भूमिका, प्राइमरी उनकी जो रोल है, he or she should be acting as a constitutional head at the state level. It is same as the president have at the central level. Okay, but we also know that the governor is an agent, a representative of the central government in the states. तो इस मामले में आप देखोगे, जब राज्यपाल इस भूमिका में होंगे, ठीक है, जैसे किसी अधिसूचित क्षेत्र का, शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के संदर्भ में, ठीक है, 356 के संदर्भ में, ठीक है, तो इन सब भूमिकाओं में, यानी जब वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो संविधान उनसे अपेक्षा करता है कि राज्यपाल अपने विवेक से काम करेंगे, स्वविवेक से. ठीक है, ये लिखा हुआ है. परिस्थितियां नहीं बताई गई, बट ये बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्सपेक्टेड द गवर्नर टू एक्ट ऑन डिस्क्रिशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, तो इसीलिए राज्यपाल को संवैधानिक और परिस्थितिजन्य, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिचुएशनल, both discretions are available. The president only have situational discretion. Okay, आगे चलते हैं. की आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, या ये चीज कौन से अनुच्छेद में, या इस अनुच्छेद में क्या है. तो देखिए, आर्टिकल 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. 53 में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताई गई है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे. ओके, सो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द union government lies within the president, and the president shall exercise these powers either himself or according to the constitutional provisions or through subordinates. ठीक है. इलेक्शन मैनर, देखिए 54 और 55, इन दोनों आर्टिकल्स में एक जैसी चीज हमें लगती है, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. आर्टिकल 54 में है एग्जैक्टली WHO हो, यानी वोटर, who will be the voter in the election of president. So just a while back I have told you that 4896 people, they will vote in the election of president. So article 54 is all about the electoral college. ठीक है, निर्वाचक मंडल की बात करता है आर्टिकल 54. आर्टिकल 55 ये कहता है हाउ, यानी कैसे इलेक्शन होगा. तो आर्टिकल 55 बात करता है प्रोसीजर की, प्रक्रिया की. ठीक, WHO 54, HOW हाउ 55. तो कौन वोटर होगा 54, कैसे वोटिंग करी जाएगी 55 में. तो आप जानते होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. तो राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान से,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है, मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम थ्रू सीक्रेट बैलेट। ठीक, 54 55 हो गया। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 58 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 58 नंबर आर्टिकल। 58 नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे या जो होने हैं, ठीक है, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम कुछ नहीं है, पॉलिटी में जान लीजिएगा, या तो मिनिमम एज होगी या तो मैक्सिमम। जहां मिनिमम होगी वहां मैक्सिमम नहीं होगा, और जहां मैक्सिमम लिखा वहां मिनिमम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जज मैक्सिमम, सीएजी मैक्सिमम, मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, फिर उसमें है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, शुडंट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, एंड द फोर्थ वन इज द पर्सन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटेस्ट इलेक्शन, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं, यानी 4 प्रावधान करे गए हैं अनुच्छेद 58 में। ठीक, लेकिन इन प्रावधानों के साथ कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन नियमावली अधिनियम। ओके, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1997, उसमें ये बताया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए इन 58 नंबर आर्टिकल के जो प्रावधान है उनके अलावा 2 और उसमें बातों को करना पड़ेगा। 50 सदस्य निर्वाचक मंडल के उस व्यक्ति के नाम को प्रपोज करें, प्रस्ताव करें, और 50 ही अलग, 50 सेपरेट आउट ऑफ दैट 4896 पीपल, दे शुड सेकेंड। तो कम से कम 100 लोगों की प्रस्ताव, और 50 में यानी 50 प्रस्तावक 50 हमारे नाम का समर्थन करें, तो ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति में 20-20 है। ठीक है, 20 प्रस्तावक 20 समर्थक। दूसरा इसमें यह है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए 15,000 रुपए आरबीआई में जमा कराना पड़ता है, एक सिक्योरिटी मनी, एंड इफ अ कैंडिडेट गेट्स लेस देन 1/6 ऑफ वोट इन द इलेक्शन, देन he will lose his security money, that 15,000 what he deposited in RBI, he will lose that। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओथ वाले में, कि आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 60। दोस्तों ध्यान आपको रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर होते हैं, उनकी ओथ अलग होती है। और आप जानते होंगे कि ओथ जो होता है, आमतौर पर जो हमारा शपथ है, तो शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ वहां पर नहीं दिया गया है। क्यों? जो शपथ अनुसूची 3 में प्रावधान है, फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, कंटेंट है वो अलग है। यहाँ जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का प्रावधान है वो कंटेंट अलग है ओथ का। क्यों? द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, दे बोथ टेक्स ओथ टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए, और बाकी आप अनुसूचित 3 का जो कंटेंट है ओथ का, वो कुछ दूसरा है, कि मैं XYZ ईश्वर के नाम पर शपथ देता हूं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, पद गोपनीयता बनाए रखूंगा, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, वो अलग है। सो द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, ओथ इज नॉट गिवन इन शेड्यूल नंबर 3। ध्यान रखिएगा, नहीं दिया गया है। ठीक, क्यों? रीजन मैंने बता दिया, इनकी शपथ अलग है। तो ये टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इस शपथ का वो वॉयलेशन करते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में कह रहा हूं, तो इस शपथ के वॉयलेशन के आधार पर, यानी इफ द प्रेसिडेंट हैज वॉयलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस हिज ओथ, हर ओथ, देन he can be removed by the parliament through impeachment procedure, which is a quasi judicial function of the parliament। अर्ध न्यायिक कार्य है किसका? संसद का। आर्टिकल 72 में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। 74 और 75 नंबर आर्टिकल दोस्तों आप याद रखेंगे। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेगी, मंत्रिपरिषद की, जो राष्ट्रपति को सलाह परामर्श करेगी,
और 75 नंबर में उसी मंत्रिपरिषद के बारे में और विस्तार से बताया गया है। तो 74 1 2 और 3 ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 75 का 3 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें केंद्र स्तर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, राज्य स्तर पर राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज 2 the state council of ministry is collectively responsible to the house legislative assembly, okay, Vidhan Sabha, and at the central level the central council of ministers under article 75(3) is collectively responsible to the house of people, means Lok Sabha. ये ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 1 2 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अध्यादेश, ठीक है, तो आर्टिकल 1 2 3 अध्यादेश की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। इसी 1 2 3 को थोड़ा हिला डुला दीजिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। ये सेम आर्टिकल अध्यादेश की शक्ति देता है राज्यपाल को। सो अंडर आर्टिकल 1 2 3 द प्रेसिडेंट एंड अंडर आर्टिकल 2 1 3 द गवर्नर हैज दिस पावर, ठीक है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को 123 और 213 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह यदि आवश्यकता पड़े तो अध्यादेश के द्वारा विधि का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद का सत्र ना हो, जब विधान मंडल का सत्र ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर सत्र होगा तो नेचुरल सी बात है कि ये काम जिसका है वही करेगा। तो विधि बनाने का अधिकार, पावर टू मेक लॉ, लेजिस्लेट, इट इज पावर ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एट सेंटर, ठीक। मान लीजिए सत्र ही ना चले या कोई एक सदन सत्र में ना हो तब, और विधि बनाना बहुत आवश्यक हो, तुरंत बनाना है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को यह संतुष्टि हो चुकी है, सेटिस्फैक्शन हो चुका है कि विधि बनाना तुरंत आवश्यक है, तो उस संदर्भ में क्या होगा? संविधान ने प्रावधान किया गया है, इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और इफ आइदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, देन द प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल and the governor at the state level can legislate through ordinance, ठीक है। हालांकि अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, क्योंकि संसद कभी तो सत्र में आएगी, जब सत्र में आएगी तो उसे देखेगी, अगर संसद को लगता है ये ठीक है तो एक साधारण बहुमत से उसे पास कर देगी 6 वीक के अंदर। अगर ये पास हो गया तो परमानेंट हो जाएगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं किया, 6 वीक का समय गुजर गया, तो ये अध्यादेश अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना है, 352, 356 और 360। 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपात के बारे में, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में, और 360 में बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में, ठीक है। और अभी इसमें डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। इलेक्शंस और क्वालिफिकेशन, जो मैंने सारी बातें आपको बताई, यहाँ पर उसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया गया है, ठीक। सो दिस इज योर आर्टिकल नंबर 54. In Article 54, it is given who the members would be in the electoral college of the president, ठीक है। तो elected member of parliament, लोक सभा, राज्य सभा, okay, 543 and 233, so it will become 776 if you will add this, and elected members of all the states including some UTs having legislative assembly, ठीक है, not a legislature, it is legislative assembly, ठीक है, legislative assembly of Delhi, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एक्सक्लूडेड। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहे हैं, एंड इफ द प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटिंग अ पर्सन, इट इज नॉट एथिकली करेक्ट, प्रैक्टिकली करेक्ट दैट द सेम पर्सन विल बी वोटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन मेथड यानी प्रक्रिया, प्रोसीजर, ये बात करा गया है आर्टिकल नंबर 55 में। इन चीजों को मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना है कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जब हम कह रहे हैं तो ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की तो है, बट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी एक्सरसाइज्ड, these powers of the president shall be exercised only on the recommendation of
या द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब चलिए इसमें बारी बारी से जान लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, उसका सत्र अवसान कर सकते हैं। समन एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कैन डिसॉल्व द लोकसभा, नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी फील्ड्स हो सकते हैं। विज्ञान, साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। तो इन क्षेत्रों से जो व्यक्ति होते हैं उनको हम यानी मिस राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है अनुच्छेद 80 में, ये सारी बातें राज्यसभा के बारे में बताई गई हैं। सम्मन और प्रोरोगियो करते हैं ये कब, कौन से अनुच्छेद में, आपको ध्यान देना है, ये अनुच्छेद नंबर 85 है। ठीक है, अब आते हैं जरा इनके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स में। एग्जीक्यूटिव पावर्स में आर्टिकल 75 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और प्रधानमंत्री के ही कहने पर, उनकी सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री के ही कहने पर, उनकी सिफारिश पर, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसका मतलब एक चीज बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब पता कैसे चले किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, तो ऐसा कुछ संविधान में लिखा नहीं कि इस व्यक्ति को कौन सा व्यक्ति होगा। संविधान में एक बात बस कही गई है, यह संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा है। So the parliamentary democracy also functions on the basis of conventions, traditions, and it's a well-established tradition and practice of parliamentary democracy that a party or the coalition which has got majority, they shall elect a leader, and that leader will be invited by the president, okay, to form government. ठीक, ये तो तब है जब बहुमत मिल गया है किसी दल या गठबंधन को। मान लीजिए किसी दल या गठबंधन को बहुमत न मिले, तब यह राष्ट्रपति का स्वविवेक है, सिचुएशन ऐसी आ जाए तो, इसीलिए इसको कहते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ओके, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सो इन सिचुएशनल डिस्क्रिशन द प्रेसिडेंट देन कैन इनवाइट ईदर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द सिंगल लार्जेस्ट कोalition। ओके, ही कैन डू बोथ, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। उसी तरह से फिर वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, जजेस की नियुक्ति करते हैं, सीएजी की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में बेसिकली नियुक्ति की बात करी गई है। इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, यूपीएससी चेयरमैन मेंबर, ठीक है, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन मेंबर, सबकी नियुक्ति करते हैं। फिर आते हैं मित्रों जुडिशियल पावर्स पे। जुडिशियल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का अनुच्छेद नंबर 72, ये आपको ध्यान देना है, आर्टिकल नंबर 72। अब आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की बात करी गई है। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मिलाने के लिए आता है कि इस वर्ड का क्या मतलब, इस वर्ड का क्या मतलब, इस वर्ड का क्या मतलब है, तो मैच करने के लिए आता है। तो कैन ग्रांट पार्डन, कम्यूट, रेमिट, रेस्पाइट, रिप्रीव, ठीक है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस इन कोर्ट मार्शल। तो राष्ट्रपति ये सारी बातें कर सकते हैं। पार्डन का मतलब क्या है, यहाँ टोटल पार्डन है। पार्डन का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास जो व्यक्ति की मर्सी पिटिशन गई है, राष्ट्रपति जब करते हैं टोटल पार्डन, तो उसमें जो कन्विक्शन है, दोष सिद्धि है, उसको भी खत्म किया जाता है, और उस दोष सिद्धि कन्विक्शन के बेसिस पर जो पनिशमेंट दी गई है उसको भी खत्म किया जाता है। तो ये दोनों खत्म किया जाता है टोटल पार्डन में, यानी अपराध हुआ ही नहीं इस व्यक्ति के द्वारा। फिर उसमें है कम्यूट, रेमिट, रेस्पाइट एंड रिप्रीव। कम्यूट का मतलब क्या होता है, एक भारी सजा के बदले हल्की सजा देना। मीन्स सपोज अ पर्सन हैज गॉट डेथ पेनल्टी, capital punishment, so his death penalty, the capital punishment, it may be replaced by lifetime imprisonment. So instead of a harsher punishment, a lighter punishment is given, okay, replace. So this is what commutation. Then remission. remission में क्या होता है कि
जो ड्यूरेशन होता है पनिशमेंट का, मान लीजिए 10 साल की किसी को सजा मिली है, उसको घटाकर कितना कर दिया, 8 साल, 7 साल, 6 साल, तो द नेचर ऑफ द पनिशमेंट रिमेन्स द सेम, ओनली द ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड। रिमिशन में ये होता है। रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब है स्पेशल टाइप ऑफ रिमिशन, मीन्स सपोज फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल इज देयर, a pregnant lady is there, okay? So in all these cases, depending upon the conditions in which the crime has been done and also the person who has committed the crime, उसकी बेसिस पर ये रेस्पाइट मिलता है। रिप्रीव क्या होता है? स्टे ऑर्डर, आप समझ लीजिए। रिप्रीव का मतलब है स्टे ऑर्डर, मतलब कैपिटल पनिशमेंट किसी को मिली है कि इस फला दिन उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन उस पर स्टे लगाते हैं। अब जब तक राष्ट्रपति उस मर्सी पिटिशन पर डिसीजन नहीं लेते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। दिस इज रिप्रीव, ठीक? तो मिलाने के लिए आता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बात कहाँ होगी। कम्यूटेशन में भारी सजा के स्थान पर हल्की सजा, रेमिशन में अवधि को कम कर दिया जाता है, रेस्पाइट में स्पेशल टाइप ऑफ रेमिशन है, और रिप्रीव में दंड स्थगन, यानी दंड का जो एग्जीक्यूट करना उसको स्थगित कर देते हैं। टोटल पार्डन बताई दिया हमने, दोष सिद्धि भी खत्म होती है, और जो दंड होता है, जब दोष ही खत्म हो गया तो दंड अपने आप खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल पावर्स में क्या है? जैसे अनुच्छेद 109 में ठीक बताया गया है कि कभी भी धन विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उस पर आवश्यक है। ध्यान रखिए, मैंने 109 कहा, 110 नहीं कहा है। 110 नहीं है ये, हमें एक जनरल सी गलतफहमी होती है कि 110 में होगा। 110, it is only a definition of money bill which is given. In Article 109, it is not definition. It is some preconditions regarding money bill is given. Okay. So in 109, if a money bill is introduced in Lok Sabha, the bill needs a prior recommendation of the president, a consent of the president. ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 109 है। कंट्रोल द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 267 में ये है कंटिजेंसी फंड। वो आगे के कुछ सेशंस में हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, वो भी कुछ आगे के सेशंस में हम लोग बातचीत कर लेंगे। ऑर्डिनेंस पावर के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल नंबर 123 में प्रेसिडेंट का है, आर्टिकल नंबर 213 में गवर्नर का है। ऑर्डिनेंस क्यों होता है ये भी हमने आपको कंडीशन बता दी। बस एक चीज जान लीजिए, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है? 6 मंथ, क्योंकि 2 सेशंस के बीच का गैप कितना होता है? 6 मंथ, प्लस कितना उनको टाइम दिया गया है पास करने के लिए? 6 वीक। सो द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इफ इट इज नॉट पास्ड एंड रिजेक्टेड आइदर, तो 6 मंथ 6 वीक की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। ठीक है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस किस पर जारी करेंगे? जिस पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, यानी संघ सूची पर करेंगे, समवर्ती सूची पर करेंगे और अवशिष्ट सूची पर करेंगे। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द रेसिडुअल लिस्ट। गवर्नर किस पर कर सकते हैं भाई? गवर्नर करेंगे 2 बातों पर, एक तो स्टेट लिस्ट पर कर सकते हैं और दूसरा किस पर कर सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट पर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। अब आ जाते हैं मित्रों वीटो पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। वीटो आर्टिकल नंबर 111, ये राष्ट्रपति का वीटो है, प्रेसिडेंट की वीटो है, और आर्टिकल नंबर 200, 100 में 89 दीजिएगा जोड़, तो ये आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कभी आपको आर्टिकल भूल जाए तो एक रूल 89 होता है, सभी पर लागू नहीं होता है, इन जनरल होता है। राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद में अगर हम 89 जोड़ दें तो बहुत कुछ राज्यपाल वाला हमें पता चल जाता है। तो आर्टिकल नंबर 200 में क्या है? वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर, यानी निषेधकारी शक्तियां। 111 में राष्ट्रपति की निषेधकारी शक्तियां, 200 में राज्यपाल की निषेधकारी शक्तियां। कितने तरह के वीटो होते हैं? 3 तरह के वीटो होते हैं। पहला, जिसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, ठीक है, निरपेक्ष वीटो। दूसरा वीटो होता है सस्पेंसिव, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा वीटो होता है पॉकेट वीटो, हिंदी में जेबी वीटो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वीटो राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को भी है। ठीक,
राज्यपाल के साथ बस एक और वीटो जुड़ जाता है कि राज्यपाल, यदि राज्य विधानमंडल ने कोई बिल उसे भेजा है पास करके, तो राज्यपाल के पास ये चौथा वीटो भी शक्ति है कि द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये चौथा वीटो राष्ट्रपति के, सॉरी, राज्यपाल के पास है। तो ये एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो में राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति को रोक लेते हैं, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? सहमति को रोक लेते हैं, लेकिन अगर वही बिल दोबारा संशोधन या बिना संशोधन के आता है अगर राष्ट्रपति के पास, तो उसे मानना पड़ेगा। यानी बिल संसद ने भेजा, राष्ट्रपति को कुछ प्रावधानों को लेकर कोई कंसर्न है, सो व्हाट ही विल डू, ही विल रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। धन विधेयक पर सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज होता है, ये ध्यान रखना है। मनी बिल पर प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑल्सो कैनॉट यूज द सस्पेंसिव वीटो। क्यों? उनसे पूछकर ही आता है, जब पूछकर ही आया है तो वहीं आप जो उसको यूज करना है, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए वहीं कर लीजिए। ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी मैटर्स है, अर्जेंट मैटर्स होता है, इस पर देरी नहीं कर सकते, ठीक है, टाल नहीं कर सकते इसको, टालम टोल। तो सस्पेंसिव वीटो अगर नहीं है, सॉरी, अगर वो मनी बिल नहीं, तो सस्पेंसिव वीटो का यूज राष्ट्रपति कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया, राज्यपाल के पास आया, उसे अनिश्चित काल तक के लिए वो सुरक्षित रख लेंगे, कोई निर्णय नहीं करना भी एक निर्णय, ऐसा कहा जाता है। तो इन दिस केस द प्रेसिडेंट इज एंड द गवर्नर आल्सो इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के लिए, कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 200 गवर्नर के लिए। तो राष्ट्रपति राज्यपाल हम दोनों तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। 3 तरह के वीटो हैं, निरपेक्ष, निलंबनकारी और पॉकेट, जेबी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो नहीं है राष्ट्रपति को, ये भी हम जान लेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोंट हैव क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। हिंदी में इसे कहते हैं विशेषीकृत वीटो। सो दिस क्वालिफाइड वीटो इज नॉट विद द प्रेसिडेंट, ठीक, ये यूएस प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ये वीटो की बात हो गई दोस्तों। इमरजेंसी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपात 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में है, और 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? इसके 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और पहले आंतरिक अशांति था, इंटरनल डिस्टर्बेंस टिल 1978, but through 44th Amendment 1978 this internal disturbance was replaced by armed rebellion। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। पहले क्या था? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। तो ध्यान रखना क्या हटा दिया गया और कौन से अमेंडमेंट से हटा दिया गया। 356 में क्या है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक, तो तंत्र के विफलता की स्थिति में वहां पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट पर भी, ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन दैट स्टेट। तेलंगाना और एक और स्टेट है, वहां आज तक राष्ट्रपति शासन कहीं न लगा है। 2 स्टेट हैं, एक नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2 स्टेट हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन आज तक नहीं लगा है, ठीक है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में एक छत्तीसगढ़ है, वहां भी, हाँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन दोनों में राष्ट्रपति शासन आज तक नहीं लगा है। तो 352, 356, 360, 360 में बताया गया कि यदि भारत की वित्तीय स्थिति, वित्तीय साख, यह थोड़ी समस्याग्रस्त हो जाए, कंसर्न हो जाए, चिंताजनक हो जाए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, इसका संकट हो जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। गवर्नर के बारे में की आर्टिकल्स जैसे राष्ट्रपति के बारे में, उसी तरह से कुछ की आर्टिकल्स यहाँ पर भी हैं। और याद करिए 2024 के पीसीएस के पेपर में 54, 55, 56, 57 ये सब मैच करने को आया था, ठीक। तो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट, ठीक, इसमें सारी चीजें दी गई हैं, इसको आप देख लेंगे। गवर्नर की अपॉइंटमेंट मैंने बता दी है आपको, कार्यकाल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ओथ कौन दिलाता है? स्टेट का चीफ जस्टिस दिलाते हैं। रिमूवल, इसके बारे में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, इसका मैंने आपको वर्णन कर दिया है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बोथ। पार्डन पावर, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
अब इसमें कुछ देखिए मित्रों, कुछ प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसा कि 2024 में मैंने बताया कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आर्टिकल्स याद होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं? अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नो, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर नहीं। डज पार्लियामेंट इंक्लूड द प्रेसिडेंट? यस, आर्टिकल 79 में जब हम संसद पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। हु कैन इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये कहीं भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओनली इन लोकसभा और राज्यसभा। तो ये ओनली इन लोकसभा एंड राज्यसभा का मतलब क्या है कि केवल पार्लियामेंट कर सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ कॉमन टिप्स और हैं, उसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 155 में राज्यपाल के नियुक्ति की बात करी गई है, ज्वाइंट सिटिंग की बात 108 में करी गई है, 109 में मनी बिल का जो प्री कंडीशंस है, 109 में द प्री कंडीशंस रिगार्डिंग मनी बिल इज गिवन। ठीक है, आर गिवन। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा, बट नेवर बिकम्स अ मेंबर ऑफ इट। प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन हिज ओन इनिशिएटिव, ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, ये राज्यपाल के कहने पर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में एक दो बार आए हैं, उनको देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, पदेन सभापति होते हैं एक्स ऑफिशियो। ठीक, आर्टिकल 64 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम सदस्य नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? केवल एक, जो वहां इंग्लिश में था वो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्त, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्य यानी कौन सा ये राज्यपाल होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति अगर देखेंगे तो ये 154 में दिया हुआ है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, ठीक, ये 159 में दिया हुआ है, नॉट 159, 158 में दिया हुआ है। पदावधि ये 156 में दिया हुआ है। तो बचा कौन सा? डी वाला, यही आंसर सही हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन लाभप्रद होगा, लगेगा, और आप इस सेशन से निश्चित तौर पर अपने पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी और मार्गदर्शन पाएंगे। और इसी तरह से हम और भी कुछ मनोरंजक सेशंस को लेकर आएंगे आपके सामने सभी विषयों के, और आपकी तैयारी में हम कुछ सहयोग निश्चित तौर पर कर सकते हैं, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।